गुड मॉर्निंग। अब हम लोग क्वेश्चन 36 पे आएंगे। ये क्वेश्चन है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड हुआ। इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल द एक्ट डन बाय हिम इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ हिज हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये पूछा गया है कि प्रेसिडेंट ने जो काम किया है ऑफिस में रहते हुए, क्या वो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि इनका इलेक्शन इनवैलिड हो गया? नहीं, उसने जो प्रेसिडेंट रहते जो भी काम है वो पूरी तरह से वैलिड है, तो स्टेटमेंट गलत है। अगला, इलेक्शन ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड। ऐसा भी नहीं है। क्या इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट को पोस्टपोन किया जा सकता है इसलिए क्योंकि कुछ स्टेट में गवर्नमेंट नहीं थी या उनका इलेक्शन अभी नहीं हुआ? ऐसा भी कुछ नहीं है, या वो डिसॉल्व हो चुकी हैं। जितनी स्टेट अवेलेबल हैं उनको इलेक्टोरल कॉलेज में यूज़ करके आप कर सकते थे इलेक्शन कंडक्ट। तो स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट सही है। नहीं, तीसरा भी गलत है। When a bill is presented to the President of India, the Constitution describe time limit within which she has to declare his assent। ऐसा कोई नहीं है, टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। कुछ प्रेसिडेंट ने तो पॉकेट वीटो यूज़ किया था, हालांकि ज्ञानी जैल सिंह थे ना, उन्होंने पॉकेट वीटो यूज़ किया था राजीव गांधी के गवर्नमेंट के टाइम में। हालांकि अभी ये नहीं यूज़ होता, लेकिन ऐसा कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। तो आंसर इसका डी है। अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है फाइनेंस बिल से रिलेटेड। ये भी टफ सवाल है, थोड़ा टफ सवाल था ये। तो लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा बट इट कैन अमेंड एंड रिजेक्ट द बिल। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है। स्टेटमेंट अमेंड कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ फाइनेंस बिल में, देखिए मनी बिल इंक्लूडेड है यहाँ पे। सिर्फ ये उन फाइनेंस बिल की बात कर रहा है जनरली जो मनी बिल नहीं है। और वैसे भी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कैन, क्योंकि इसमें पार्शियली ट्रू है ना, तो कैन इस वर्ड को आप जरूर देखिए, ध्यान दीजिए कुछ वर्ड को किस पर्पस के लिए दिया जाता है। एंड द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन। दिस इज ट्रू। अगला है, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। हाँ, नहीं होती, बट जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे कैन दिया गया है, नेसेसिटी नहीं है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन पे रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। अगला क्वेश्चन है 38। वंस द गवर्नमेंट नोटिफाई एन एरिया एज कम्युनिटी रिजर्व, क्या क्या हो जाएगा? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट। सही तो है ये बात। ये बट इस सवाल में कुछ गड़बड़ भी थी, कैच भी थी। हंटिंग इज नॉट अलाउड इन एरिया। हंटिंग तो किसी भी एरिया में अलाउड नहीं है, तो स्टेटमेंट सही है। अगला, पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट NTFP। NTFP ना हर इंसान के लिए नहीं होता, ट्राइबल के लिए राइट्स दिए गए थे ट्राइबल एरिया में। कम्युनिटी रिजर्व में भी कुछ जगह तो अलाउड है, बट ये बहुत जगह अलाउड नहीं है। तो आई थिंक दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगला, पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू डू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। नहीं, अलाउड नहीं है ये। आंसर इसका ओनली बी, एज पर UPSC। वैसे आंसर इसका कई जगह पे सी बोल रहे थे कि 3 स्टेटमेंट सही हैं, पहला भी, तीसरा भी और दूसरा भी, बट UPSC ने इसका आंसर ओनली 2 दिया है। उसने यही ग्राउंड लिया वैसे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, क्योंकि UPSC के हिसाब से हमें चलना चाहिए। अगला सवाल है, विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Within the state, notification of an area schedule area take place through the order of president। सही बात है ये सही बात है। The largest administrative unit forming the schedule area is the district and the lowest is cluster of village or block। इसके बारे में श्योरिटी नहीं है तो अभी इसको छोड़ देते हैं। अगला, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कंसर्न आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनुअल रिपोर्ट टू। नहीं, चीफ मिनिस्टर नहीं, ऐसा काम जनरली गवर्नर के होते हैं। गवर्नर है ना हेड ऑफ द स्टेट। तो तीसरा आप काट दीजिए, तीसरा आप काट देंगे तो एक ये स्टेटमेंट तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। 2 स्टेटमेंट्स में आपको चूज़ करना है, तो आप दूसरे पे वापस आइए। जैसे ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं आ रहा, तब भी आप पास में कैसे पहुँचे, यहाँ तक आगे आप दोबारा इसको पढ़िए। लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल एरिया इज डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज क्लस्टर ऑफ विलेज इन द ब्लॉक।
तो ये स्टेटमेंट ना थोड़ी सी जेनरिक है और देखा जाए तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का जो फॉर्मूला है वो जनरली डिस्ट्रिक्ट लेड ही है हमारे कंट्री में, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिपोर्ट देगा गवर्नर को, गवर्नर प्रेसिडेंट को भेजेगा। तो ये स्टेटमेंट वैसे सही हो सकती है, तो मैं इससे बी के पे जाता। अगर मेन एग्जाम में मुझे टिक करना हो तो मैं बी पे आंसर पे जाता, और जो कि सही आंसर है। लेकिन सवाल टफ है, आपको गट फीलिंग आ रही है तो आप इसको ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका आंसर है दोनों स्टेटमेंट 1 और 2 सही है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 40। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड इन सम जजमेंट दैट रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन would be limited by Article 335 for maintenance of efficacy in administration. आर्मी सुपर स्पेशलाइजेशन जो है मेडिसिन में, साइंटिस्ट इन सब फील्ड में रिजर्वेशन नहीं होता। ठीक है, साइंटिस्ट में तो ऐसी कई जगह पे उन्होंने रखा गया है, दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टेटमेंट 1 सही है। अगला है आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन द टर्म एफिशिएंसी ऑफ द। देखिए गवर्नमेंट, ये देखिए वर्ड बहुत ही गलत है, और ये अक्सर ये एक ट्रिक भी है कि डिफाइन ऐसा कुछ खास कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं। जनरिक बातें बोली गई हैं, बताया गया है, समझाया गया पावर, लेकिन कुछ डिफाइंड एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं कुछ चीज़ों को छोड़ के। तो जहाँ आप डिफाइन देखिए तब जनरली आप टिक कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, और फैक्चुअली भी ये गलत है। तो आंसर होगा इसका सी, पहला सही है, दूसरा गलत है। अगला है सवाल नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज धान्य कटक विच फ्लरिश्ड एज प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर महासंघिक के हिसाब से है, और प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट जगह थी। तो बुद्धिस्ट जगह कौन कौन सी थी हमारे यहाँ पे? आंध्रा में थी, गांधार में थी, कलिंग में थी, मगध में थी। ठीक है, ऐसा कुछ आइडिया नहीं मिल रहा हमें, बट ना ये जो मैप है एनसीईआरटी में बुद्धिस्ट साइट का, तो वहाँ पे धान्य कटक दिया हुआ है। जो थीम की, जो 11th क्लास की 11th-12th क्लास की मैथ की, मैथ कर रहा हूँ मैं, हिस्ट्री की बुक है ना, थीम्स ऑफ हिस्ट्री, उसमें मैप में दिया हुआ था। तो मैपिंग की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या आप लोग मैपिंग की सीरीज़ करना चाहेंगे? कमेंट कर दीजिएगा। तो मैपिंग की सीरीज़ हम ला सकते हैं, हिस्ट्री से जुड़ी हुई भी। तो ये सवाल वैसे तो टफ था, पर एनसीईआरटी में ये मैप में जगह दी हुई थी, और वो मैप में जितनी भी जगह दी है उस पर सवाल आ चुके हैं। तो मैप में जो लोकेशन है हिस्ट्री में उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है, उससे तो ये सॉल्व हो जाता। दूसरा, PYQs में एक बार ऐसे कुछ आया हुआ था धान्य कटक से, तो भी कर सकते हो। वैसे जो और आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है ना, धान्य मतलब धान चावल, धन पैसा और खाना, धान्य बेसिकली। अगर थोड़ा सा हिंदी आपकी ठीक ठाक है तो वहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हो, धान्य कटक। तो जहाँ धान चूल्हा होगा तो ऐसी जगह जहाँ पे चावल अच्छी खासी क्वांटिटी में होगा, वो आंसर हो सकता था। तो इतना, लेकिन सवाल ना बहुत टफ है। अगर आपको ये सब आइडिया नहीं है, एनसीईआरटी नहीं देखा, PYQ थोड़ा ध्यान से नहीं दिया, तो गांधार में धान नहीं होगा, मगध में होता है, कलिंग में होता है, फिर भी आप 3 में आ गए हो। वैसे इसका आंसर था, आंध्र में जगह थी अमरावती, वो बुद्धिस्ट साइट फेमस थी। कलिंग बुद्धिस्ट साइट उतनी फेमस नहीं थी। तो यहाँ भी अगर आपको टिक करना हो आंध्र और इसमें, तो 2 पास आ सकते हो, और फिर उसके बाद आपकी किस्मत। लेकिन ये थोड़ी नॉलेज है, मैप देखा तो आप कर लोगे। इसलिए भी ना PYQ देखना होता है कि क्या सवाल पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उसको देखने के लिए, समझने के लिए भी। अगला सवाल है एंशिएंट इंडिया का। कंसीडर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप इज बुद्धिस्ट ओरिजिन। दिस इज रॉन्ग। ये एनसीईआरटी वही जो थीम वाली बुक है, थीम वाली, उसमें दिया हुआ है, थीम वाली, कि ये स्तूप बुद्धिस्ट ओरिजिन से भी पुराना है। इवन जो वाल्मीकि थे उनका भी जो बना था वो भी स्तूप टाइप का था, लकड़ी के स्तूप बहुत पहले मिलते थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्तूप वॉज जनरली रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, दिस इज ट्रू। स्तूप वॉज ए वोटिव एंड कमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 42 का ओनली टू। ठीक है, तो अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ा सा देखा है तो ये कर सकते हो। देखिए सिर्फ मैपिंग ज्योग्राफी में नहीं आती, हिस्ट्री में भी आती है, तो मैक्सिमम लोग उसको ध्यान नहीं देते।
एंशियंट साउथ इंडिया में जगह है कोरकई, पंपुहार, मुचुरी। मुचुरी का दूसरा नाम है मुजीरीस। ठीक है, ये फेमस पोर्ट था, ये PYQ में आ चुका है। पंपुहार यहाँ पे है, कहाँ पे ये पंपुहार पुहार बोलते हैं, ये भी न्यूज़ में था, यहाँ पे कुछ 2 साल पहले कुछ मिला हुआ था। इसका नया नाम है आई थिंक कावेरीपट्टनम, कावेरीपट्टनम। ठीक है, और ये मुचीरी चेरा पोर्ट था। कावेरीपट्टनम यहाँ पे तमिलनाडु एरिया में है। ये चोल के थे, चोल पोर्ट था। कोरकोई ये पांड्य के पोर्ट थे। तो सारा है ये। ठीक है, आंसर इसका बी। सवाल ये टफ है, लेकिन आपने PYQ किया है ढंग से ना, तो आप ये कर सकते हो। तो हिस्ट्री में PYQ का फ़ायदा ये है कि सवाल रिपीट होते हैं, ऑप्शन सवाल बन जाते हैं, सिर्फ लॉजिक नहीं, सवाल रिपीट भी होते हैं, इसलिए भी आपको PYQ करनी चाहिए ढंग से। हिस्ट्री वाले सवाल में तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। अगला सवाल है वट्टकिरुतल एज मैंशन इन संगम पोयम। ये क्या है वट्टकिरुतल? किंग्स एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड। देखिए ये सवाल 2022 में आया हुआ था कि वुमेन बॉडीगार्ड क्या विजयनगर में थे कि नहीं। तो देखिए वहाँ पे जो स्टेटमेंट था वहाँ फिर रिपीट कर दी गई। तो रिफर्बिश करता है UPSC क्वेश्चन, रिफर्बिश 1 साल का जो स्टेटमेंट है नए साल का क्वेश्चन बना देते हैं, क्योंकि ना जो ब्यूरोक्रेसी है वो इंक्रीमेंटलिज्म पे बिलीव करती है। सॉरी ये थोड़ा सा बाहर आ गया। हाँ, ब्यूरोक्रेसी ना इंक्रीमेंटलिज्म पे बिलीव करती है, इंक्रीमेंटल होते हैं उसमें चीज़ें। तो ऐसे ना कई सारे सवाल जो हैं दोबारा रिपीट होते हैं, आपको ध्यान देने पड़ेंगे। तो ये किंग एम्प्लॉइंग वुमेन बॉडीगार्ड डी स्टेटमेंट वहाँ था। अगर आपने वो PYQ देखा हो तो समझ में आता है कि वो विजयनगर से जुड़ा है, वट्टकिरुतल से जुड़ा नहीं, तो इसको आप काट देते हैं आराम से। अगला लर्नड पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट टू डिस्कस रिलीजियस फिलोसफिकल मैटर। देखिए कीर्तन से जुड़ा हुआ लगा, तो हमें लगेगा कि शायद ये सही हो सकता है, बट अभी भी आंसर नहीं है ये। अगला है यंग गर्ल कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड एंड ड्राइविंग अवे। ऐसा कोई ऐसे चीज़ों को क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि संगम पोयम, देखिए संगम पोयम में हमको लगा कि हर चीज़ पोयम से जुड़ा हुआ नहीं है, ये रिच सोर्स है हिस्ट्री का, मैपिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो इसमें हर चीज़ ही है। तो इतनी छोटी चीज़ों को लेके हम क्यों UPSC पूछेगा? UPSC में अक्सर सवाल ना एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, लॉ इस और पीपल, इनको जो इफेक्ट करता है वो सवाल पूछे जाते हैं। तो ये छोटी चीज़ है, इसको नहीं पूछेगा। अगला है किंग डिफीटेड इन बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है, बट ये चीज़ जो है मतलब एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, तो ये आंसर हो सकता है। ऑल्दो अभी भी हमें डाउट रहेगा बीच में इसमें, बट वात किरुतल, इसे अभी इस दोनों में से एक चांस लेना होगा। वैसे एक और इंटरेस्टिंग थिंग, इसी को ही ऐसा ही कुछ होता है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि जब कोई राजा वहाँ पे हार जाता है ना, कोई राजा हार जाता है जापान में, तो वो सेपुक्कू करता है, सेपुक्कू, अपने पेट काट के फिर खुद की जान ले लेता है, या इसको हाराकिरी भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे एक इंस्टेंट हमारे हिस्ट्री में किताब में दिया हुआ था कि एक राजा था, वॉर के मरने के बाद वो पानी में, वॉर हारने के बाद वो पानी में जल समाधि लेके जान दे देता है। तो ऐसे कई राजा करते थे। तो अगर आपको वो चीज़ ध्यान हो के पढ़ाओ तो शायद आप डी पे आ सकते हो। आंसर डी है, बट सवाल टफ है, सवाल टफ है बहुत, सब नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर ध्यान से थोड़ा पढ़ते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा देखते हो, तो आप पास आ सकते हो। अगले सवाल पे आते हैं, आज का हमारा आखिरी सवाल है। नहीं, क्या ये आखिरी सवाल है? देखते हैं, अभी हमें टाइम मिलेगा तो और कर लेंगे। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग डायनेस्टी होयसाल, गढ़वाल, काकतीय, यादव। हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टी एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन द अर्ली 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो जो होयसाल थे ना, होयसलेश्वर वाले होयसाल, ये तो 1026 में आ गए थे। होयसाला बेसिकली कर्नाटका में है, तो ये आंसर नहीं होगा। गढ़वाल कन्नौज में थे, कन्नौज में जो लड़ाई हुई थी ना, चंद्रगुप्त नहीं, कौन से राजा थे वो, पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के बीच, जो अजमेर के राजा थे, दिल्ली तक इनकी कैपिटल थी, उनकी लड़ाई अजमेर के राजा से होती थी,
कन्नौज के राजा से होती थी, तो गढ़वाल किंगडम थे, तो वो 11वीं सेंचुरी के आसपास था, वो 11 से 13। इसके बाद दिल्ली सल्तनत आ गई तो ये ख़त्म हो गया। अगला देखिए 18 सेंचुरी में जनरली नॉर्थ इंडिया में मुग़ल सल्तनत ही चल रही थी, और साउथ में कुछ जगह इंडिपेंडेंट था, लेकिन मैक्सिमम मुग़ल आ चुके थे पूरी तरीके से, तो ये सब राजा वहाँ पे हो नहीं सकते थे, मुश्किल था। अगर आपको ये नॉलेज पता है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। काकतीय बेसिकली आंध्रा, वरंगल, इन सब एरिया में थे। यहाँ पे एक रानी थी रुद्रमा देवी, इनके बारे में मार्को पोलो ने लिखा था, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सवाल भी आ चुका है। मार्को पोलो ने लिखा था। और प्रताप रुद्र भी यहाँ के राजा था, लेकिन इनका जो पूरा काल था ना, ये 12th से 14th सेंचुरी के बीच में था, तो ये भी ऑप्शन नहीं। यादव देवगिरी के थे। देवगिरी मतलब औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसको आजकल दौलताबाद फोर्ट बोलते हैं। यादव के जो फोर्ट था देवगिरी फोर्ट को दौलताबाद, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं है, आंसर हमारा डी है इसमें, क्योंकि सारे गलत हैं इसमें से। अगले सवाल पे आते हैं हम। देवी चंद्रगुप्तम लिटरली वर्क है, अब मैच करना है इसमें हमको। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा है? विशाखादत्त ने। ये देखिए ये सवाल ना लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं, मैं तो पढ़ता हूँ, लूसेंट के जो शुरू के 80 पेज है ना, आपको पढ़ने चाहिए हिस्ट्री के। उससे हर साल कम से कम 3 से 4 सवाल आएंगे जो आप कर सकोगे, और वो जो जनरली छूट जाते हैं आंखों से। तो लूसेंट मैं चाहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप लूसेंट पढ़ो, ढंग से पढ़ो, उससे 2-3 सवाल का आपको फ़ायदा मिल जाएगा। कम से कम 4 सवाल का मिल सकता है, आप ध्यान से पढ़ो, उतना आसान नहीं पचाना, बट फ़ायदा मिल जाएगा। तो विशाखादत्त ने एक और बुक लिखी है मुद्रा राक्षस, दूसरी लिखी है देवी चंद्रगुप्तम। बिल्हण ने कौन सी बुक लिखी है? बिल्हण कश्मीर के पोएट थे ये। इनके ऐसे एक और आदमी का नाम है कल्हण ने भी बुक लिखी है, पर ये बिल्हण है, बिल्हाना बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बिल्हण बोलते हैं इनको। तो इन्होंने भी बुक लिखी है। इनकी बुक का नाम क्या है, कोई बता सकता है? किसी को याद हो तो बताए। अगला है हमीर महाकाव्य, ये न्यायचंद्र सूरी इन्होंने लिखी है, ये बात सही है। ये पीसेस में आ चुका है, यूपी पीसेस में। अगला है मिलिंद पन्हो, ये नागसेन ने लिखा है। हालांकि कॉन्ट्राडिक्टरी है, कई जगह पे नागसेन और नागार्जुन को एक मानते हैं, बट एनसीईआरटी में अलग इसको दिया गया है, तो इसका आंसर नागसेन होगा, ना कि नागार्जुन। ये सही है, पहला गलत है, तीसरा गलत है। अगला है नीति वाक्य मित्र, सोमदेव सूरी इन्होंने लिखी है। तो आंसर इसका 2 और 4, ओनली 2। बट दिस वाज वेरी टफ क्वेश्चन। इसमें से आप 2 से 3 स्टेटमेंट के बारे में जान जाओगे, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है। उसके अलावा लूसेंट आपने देखी है, तो लूसेंट में ऐसी चीज़ें दी होती हैं, तो जीके की जनरली जो बुक है उसमें ऐसी चीज़ें दी होती हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो आप इसको कर पाओगे, वरना तो ये बहुत टफ सवाल है। अगला सवाल है, Souls are not only the property of animal and plant life, but also of rocks, running water, and many other natural objects not looked on as living by other religious sect. ये तो जैनिज्म का फिलॉसफी है ना, जैनिज्म की फिलॉसफी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सीधी उठाई हुई लाइन है, ठीक है। तो यहाँ से जैनिज्म है। ऐसे सवाल आपको ये फ्री वाले हैं, अगर आप एंशिएंट लेकिन पढ़ लीजिए। मैक्सिमम लोगों के साथ दिक्कत है कि एंशिएंट मेडुअल पढ़ते नहीं हैं, फिर वो 8-9 सवाल में वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाते, फिर कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं, बहुत मेहनत करने के बावजूद भी। तो आप इसको इग्नोर मत करिए। अगर आप 5 से 6 दिन दे देंगे तो आपके 2 से 3 सवाल सही हो सकते हैं हिस्ट्री में, एक्स्ट्रा इन टॉपिक्स में। ना कि आप बहुत ज़्यादा वो लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं या स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो तैयार हो चुका है तो बहुत ज़्यादा टाइम न देने की जगह यहाँ पे आपको टाइम देना चाहिए। अगला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड ए लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड ए कैनल कम एक्वाडक्ट सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग अवे फ्रॉम रिवर टू कैपिटल सिटी देवराय फर्स्ट। देखिए सवाल टफ है, अब मैंने पढ़ा था लूसेंट में, इसलिए मेरा सही हो गया, वरना नहीं होता। और भी 1-2 जगह मैंने पढ़ा था। तो ऐसे सवाल आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉलेज है, यहाँ पे आपका कोई लॉजिक नहीं लगने वाला, ठीक है। बाकी विरूपक्ष गॉड थे, ठीक है, गॉड थे विरूपक्ष। मल्लिकार्जुन थे, 1444 के आसपास थे। इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इन पे सवाल आ सकता है, तो अब इन दोनों के बारे में, वीर विजय के बारे में, मल्लिकार्जुन के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि रिफर्बिश करता है यूपीएससी क्वेश्चन, तो ये ऑप्शन को सवाल बना देंगे।
तो देख लीजिएगा। जैसे कि ऑप्शन को सवाल बनाए, इस केस में ये सवाल आया हुआ था, इन सब के बारे में सवाल आ चुके हैं, इन तीनों के बारे में, तो रिफर्बिश करके वापस क्वेश्चन बना दिया गया। इसको पूछा गया कि दमन, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर सब ऑफ मिडिल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्चुगीज। ये जो स्पेक्ट्रम है ना उसमें दिया हुआ है साफ साफ शुरू के चैप्टर्स में। आसान सवाल था, अपने वो टॉपिक्स पढ़े होंगे तो सीधे कर लोगे। इसका आंसर है सी बहादुर शाह। सी बहादुर शाह, अहमदाबाद इनके नाम पे रखा गया मेरे ख्याल से। महमूद बेगरहा थे, आई थिंक जो इस रेंज में थे, इस रेंज के आसपास थे ये 20 ऐसे कुछ था, 10 या 20 इस रेंज के आसपास महमूद बेगरहा थे। ये सारे गुजरात के रूलर ही हैं वैसे। अगला सवाल है स्टेट फॉर्मेट है, PYQ है, रिपीटेड है और सबसे आसान सवाल है यहाँ का। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट was the Governor General of Bengal designated Governor General of India? आंसर इसका डी। कौन बना था? विलियम बेंटिक। इन्होंने सती प्रथा अबॉलिश की थी ना, प्रथा, विलियम बेंटिक वही बने थे। ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे चार्ल्स विलियम बेंटिक। इन पे अक्सर सवाल आते हैं बेंटिक, क्योंकि थोड़े से बाकी जो जितने ब्रिटिश थे उनके मुकाबले थोड़े से बेटर थे, तो इन पे सवाल आते हैं। इंडियन पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, तो ये सवाल आसान था, रिपीटेड था, लेकिन हाँ विलियम बेंटिक ने किया था। तो आप गवर्नर जनरल के बारे में थोड़ा सा लिस्ट तैयार कर लिए कि किसके टाइम में क्या काम हुआ था, ठीक है। उससे थोड़ा सा ना आपका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक टाइमलाइन बन जाएगी, तो पढ़ाई थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है। 50 सवाल हो गए हैं, बाकी के सवाल हम बाद में करेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।